सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर, एक बार फिर से राजधानी एजुकेशनल ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर विच आर बेसिकली जो है बिलोंग विद द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव परिसंचरण तंत्र से संबंधित जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जितने भी डिसीज होते हैं, हम उसको जो है उन सभी प्रकार के वेरियस टाइप ऑफ डिसऑर्डर को इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। देखिए, उन सभी डिजीज में से जो प्राइमरी, जो फर्स्ट डिजीज जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, ये क्या है? ये डिसऑर्डर होता है, उसे कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, ये हाइपरटेंशन क्या है तो इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अति तनाव। ठीक है, मतलब क्या है, तनाव की कंडीशन जब बहुत ज्यादा हो जाए तो इसी को हाइपरटेंशन जो है मेंशन किया जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर का कंडीशन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए फर्स्ट जो डिसऑर्डर होता है इसके बारे में हम पॉइंट्स स्टडी करने वाले हैं। इसमें हाइपरटेंशन के बारे में क्या क्या पॉइंट्स गिवन हैं? देखिए, वेरी फर्स्ट जो पॉइंट गिवन है यहां पे, ये क्या है? इट इज कॉमनली नन एज अ हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, मतलब ये है कि हाई ब्लड प्रेशर जो है इसी को क्या कहते हैं? इसी को ही हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा हाई ब्लड प्रेशर को ही हाइपरटेंशन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? इट इज अ कंडीशन व्हेन द ब्लड प्रेशर ऑफ द पर्सन रिमेन्स हायर देन अ नॉर्मल वैल्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जब ब्लड का जो प्रेशर है, आपको पता है कि जो ब्लड, जब ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहे होते हैं तो उसी फ्लोइंग के टाइम में, उसी ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में जब वो ब्लड वेसल्स में बह रहे हैं तो उनके द्वारा जो है, उन ब्लड के द्वारा जितना हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर होता है वो अप्लाइड होता है ब्लड वेसल्स पर, वही क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है। तो जो एक नॉर्मल रेंज होती है कि उस रेंज या उसी स्पीड से जो ब्लड है वो फ्लो कर रहे होते हैं, अगर वो जो उसकी स्पीड है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए, एक लंबे समय अंतराल के लिए क्या रहे? बहुत ज्यादा रहे। ठीक है, तो व्हेन द ब्लड प्रेशर, जब रक्त का दाब क्या रहे? मैंने कहा बहुत ज्यादा हायर रहे, तो उसी कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं? इसी को हाइपरटेंशन कह सकते हैं, या फिर इसे हाई ब्लड प्रेशर कह सकते हैं, जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड फर्स्ट डिजीज है। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किसी भी एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो उसमें जो ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी कर रखा है, और यहां पे आपको कौन सा पॉइंट गिवन है कि अगर हम नॉर्मल बीपी मतलब ब्लड प्रेशर की बात करें किसी भी एडल्ट ह्यूमन बीइंग के लिए, तो ये कितना होता है? देखिए, ये होता है क्या? 120 एंड 80 mm ऑफ Hg। क्या होता है? 120 एंड 80 mm ऑफ Hg होता है। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे 120 क्या रिप्रेजेंट करता है? 120 इसके जो है मैक्सिमम लिमिट को, और 80 जो है इसके मिनिमम या लोअर लिमिट को क्या करता है? अपर एंड लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। और इसका रिलेशन जो है ब्लड के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होता है। तो हमने यहाँ पे एक नॉर्मल रेंज जो है बीपी की, हमने उसके बारे में डिस्कस किया। इसके बाद देखिए यहाँ पे हाइपरटेंशन के पॉइंट को डिस्कस करने के बाद अब हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए इसमें क्या है? बट अ प्रेशर अबव द लेवल, एक नॉर्मल रेंज हमने देखा किसी भी एडल्ट ह्यूमन में, ये तो 120 और 80 है, लेकिन अब ये जो प्रेशर है, अब ये जो ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल रेंज है वो ऊपर चला जाए, हाई हो जाए। किससे? मैंने कहा अगर ये वैल्यू जो है 120 और 80 से ऊपर चला जाता है, जैसे हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं क्या? 140 या 90 कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 120 से जो एबव वैल्यू है इसे हमने कहा 140, और 80 से जो एबव वैल्यू है मैंने कहा 90। तो इस कंडीशन में ही हम क्या कहते हैं? वो कौन सा सिचुएशन है? ये हाइपरटेंशन की सिचुएशन है। अब ठीक है, अब देखिए, बट अ प्रेशर अबव द 140 एंड 90 मे बी कंसिडर्ड एज अ हाई ब्लड प्रेशर। यही वो प्रेशर का रेंज है, ब्लड प्रेशर का रेंज है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? हाई ब्लड प्रेशर कह सकते हैं या हाइपरटेंशन कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या गिवन है? नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइपरटेंशन ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर कैन
potentially harm 3 vital organ and it may be kidney, it may be heart and as well as the brain। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें, अति तनाव के सिचुएशन की बात करते हैं, तो ये जो हाइपरटेंशन है या फिर हाई ब्लड प्रेशर होता है वो मुख्य रूप से मेजरली किन प्रकार के वाइटल ऑर्गन या फिर जैविक अंग जो होते हैं उसको प्रभावित कर सकते हैं या उसको जो है हानि पहुंचा सकते हैं, उसके लिए हार्मफुल होते हैं। तो वो जो जैविक अंग होते हैं, वो जो वाइटल ऑर्गन होते हैं, वो किडनी हो सकते हैं, हार्ट हो सकते हैं और साथ साथ हम यहाँ पे मस्तिष्क की भी बात करेंगे। तो 3 प्रकार के ऐसे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की वजह से वो क्या हो सकते हैं, मैंने कहा वो पार्शियली डैमेज हो सकते हैं, उनको हार्मफुल कंडीशन में देखा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या गिवन है, यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट गिवन है किसके बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में। एंड इट इज कि हाई ब्लड प्रेशर एक्सर्ट अ ग्रेटर प्रेशर ऑन द हार्ट। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में क्या होता है, मैंने कहा एक बहुत ही ज्यादा ग्रेटर प्रेशर, एक उच्च दाब जो होता है अप्लाई होता है किस पे, मैंने कहा हार्ट पे, यानी हार्ट के वॉल पे, हृदय के दीवारों पर एक बहुत ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू रखने वाला प्रेशर एक्सर्ट होता है, एक दाब जो है क्या होता है प्रदर्शित होता है। और साथ साथ हार्ट के साथ साथ यहाँ पे आर्टरीज पे भी क्या होते हैं, एक मैक्सिमम वैल्यू या ग्रेटर वैल्यू ऑफ द प्रेशर जो है एक्सर्ट होता है। इससे क्या होगा, इससे क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर इन द किडनी में डैमेज द डेलिकेट आर्टरीज। अब क्या होगा, जैसे ही ये हाई ब्लड प्रेशर क्या हो गया जो है एक्सर्ट हो गया है ब्लड यहाँ पे हार्ट के वॉल पे या फिर आर्टरीज के वॉल पे, तो अब क्या देखने को मिलेगा, इससे कौन सा जो है, स्पेशली हम किडनी की बात करने वाले हैं, तो ब्लड प्रेशर इन द किडनी में डैमेज द डेलिकेट आर्टरीज ऑफ बीपी। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम किडनी की बात करते हैं तो जब हम किडनी में फंक्शनल यूनिट पढ़ेंगे, हम नेफ्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे, तो नेफ्रॉन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो जब हम ग्लोमेरुलस के बारे में स्टडी करेंगे तो उसी किडनी के ग्लोमेरुलस वाले पार्ट जो होता है या फिर आर्टरीज ऑफ द ग्लोमेरुलस जो होता है वो क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं, उसको क्या करते हैं, डैमेज कर सकते हैं। कौन सा कंडीशन, हाइपरटेंशन का कंडीशन। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या गिवन है कि सिमिलरली इन द ब्रेन कैपिलरीज में बर्स्ट। यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं ब्रेन के कंडीशन में कि वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट ड्यू टू द हाई ब्लड प्रेशर कॉजिंग द ब्रेन हेमरेज। देखिए यहाँ पे ब्रेन हेमरेज की कंडीशन भी देखने को मिलेगा, किडनी का जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट होता है वो भी डैमेज हो सकता है, साथ साथ जो 3 वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, हमने कहा किडनी, हार्ट और ब्रेन, ये भी क्या हो सकते हैं, पार्शियली डैमेज हो सकते हैं, अफेक्टेड होते हैं हाइपरटेंशन के कंडीशन से। तो और लास्ट जो कंडीशन है ये कि ब्रेन कैपिलरीज अगर इससे क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं, अफेक्टेड होती हैं, तो इससे ये देखने को मिलेगा कि वो कौन सा सिचुएशन क्रिएट करेगा ब्रेन में, मैंने कहा अब जो है ब्रेन हेमरेज का कंडीशन देखा जाएगा। तो हमने यहाँ पे वेरी फर्स्ट डिसऑर्डर रिगार्डिंग विद द पर्टिकुलर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में हमने क्या किया था, स्टडी किया। इसको हम वन मोर टाइम रिवाइज कर लेते हैं कि इस टॉपिक में हमने कौन कौन से पॉइंट्स को कवर किए हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट डिसऑर्डर को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि इट इज़ कॉमनली नन एज हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को ही हम अति तनाव या हाइपरटेंशन कहते हैं। और जब ये जो ब्लड वेसल्स में प्रवाहित हो रहा जो ब्लड होता है, फ्लोइंग शो कर रहे जो ब्लड होते हैं, वो क्या हो जाए, मैंने कहा ये एक नॉर्मल रेंज से भी ज़्यादा अपर लिमिट में फ्लो होते हैं, तो वही कंडीशन, और ये बहुत लॉन्ग टाइम तक रहे, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहे, एक लंबे समय अंतराल के लिए रहता है, तो इसी कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और अगर हम एक नॉर्मल बीपी या फिर ब्लड प्रेशर के रेंज की बात करें तो ये वेरी करता है ह्यूमन बीइंग में कितना, मैंने कहा ये 120 से 80 mm ऑफ Hg होता है। और ये जो 120 से 80 mm ऑफ Hg है, इसी में हम ये कहते हैं कि बटा प्रेशर, अगर ये प्रेशर क्या हो जाए, मैंने कहा 120 और 80 से ज़्यादा हो जाए, तो ये 140 और 90 के रेंज को हम क्या कहते हैं, HBP कहते हैं या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इस हाइपरटेंशन से जो है क्या हो सकता है, मैंने कहा यहाँ पे वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो हार्मफुल कंडीशन में आ सकते हैं, हार्म या फिर हानि पहुँचा सकते हैं। हाइपरटेंशन की जो कंडीशन है किस किस को, मैंने कहा यहाँ पे हम किडनी की बात करते हैं, किडनी में भी आर्टरीज ऑफ
ग्लोमेरुलस क्या होती है, अफेक्टेड होती है, डैमेज होती है हार्ट को और साथ साथ ब्रेन, और ब्रेन में भी कैपिलरीज जो होती हैं ब्रेन की, अगर वो अफेक्ट हो जाए तो उस कंडीशन को हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट डिसऑर्डर के बारे में स्टडी किया। अब देखिए, अब हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर के बारे में। ये क्या है? ये है आर्थरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, हम यहाँ पे हाइपरटेंशन के बाद जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो क्या है? मैंने कहा आर्थरियोस्क्लेरोसिस। आपको ये सारे कॉम्प्लेक्स टर्म इसके डिजीज में लर्न करना है कि ये आर्थरियोस्क्लेरोसिस क्या होते हैं। देखिए, इसके रिलेटिवली जो भी पॉइंट है मैं उसको डिस्कस कर दूं। मैंने कहा यहाँ पे आर्थरियोस्क्लेरोसिस क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, इट इन्वॉल्व द डिपोजिशन ऑफ द लिपिड। ये क्या होते हैं कि ये किससे संबंधित है? इट इज रिलेटेड विद द डिपोजिशन ऑफ द लिपिड कोलेस्ट्रॉल एंड दिस रिड्यूस द ल्यूमेन साइज। अब देखिए, ल्यूमेन के लिए मैंने आपको कहा हुआ है कि यहाँ पे जो ल्यूमेन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मैंने कहा ये कैविटी को रिप्रेजेंट करता है या किसी भी प्रकार के वैकेंट स्पेस और गुहा को रिप्रेजेंट करता है। और इस आर्थरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? मैंने कहा इट इन्वॉल्व द डिपोजिशन ऑफ द लिपिड, और लिपिड में भी क्या हो सकता है? कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव हो सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार के डिजीज में क्या होने वाला है? मैंने कहा यहाँ पर ये जो ल्यूमेन होते हैं या फिर कैविटी है, इसमें इस प्रकार के पदार्थ जिसे हम लिपिड कह रहे हैं, और लिपिड में भी कौन सा? मैंने कहा कोलेस्ट्रॉल के जो व्युत्पन्न होते हैं उसके जो डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल की बात करें, जो बेसिकली एक लिपिड है, अब ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। और इसी के डिपोजिशन से क्या होगा? जब यहाँ पे इनके कैविटी में ये डिपॉजिट हो रहे हैं लिपिड जैसे सब्सटेंस, तो डिपॉजिट होने से उसका जो यहाँ पे क्या है, मैंने कहा अगर ल्यूमेन की साइज की बात करें तो उससे ल्यूमेन का साइज क्या होगा? जैसे ही ये लिपिड वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा तो ल्यूमेन का साइज कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इट मीन्स कि अब ल्यूमेन जो है वो क्या हो जाएंगे? नैरो हो जाएंगे, संकरे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद कौन सा पॉइंट है? दस द अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स बिकम रिड्यूस। तो अब क्या होगा कि हार्ट मसल या जो कार्डियक मसल होता है उसमें जो ब्लड का सप्लाई होता है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बैडली अफेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि अगर ल्यूमेन का साइज ही रिड्यूस हो रहा है, इसका जो साइज है, इसका जो आकार है वो नैरो हो जा रहा है, किसके डिपोजिशन की वजह से? लिपिड में भी कोलेस्ट्रॉल या फिर इसके डेरिवेटिव की वजह से इसका साइज क्या हो रहा है? ल्यूमेन का रिड्यूस हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो इसीलिए ये कहा जाएगा कि इसीलिए यहाँ पर जो ब्लड का जो सप्लाई हो रहा अमाउंट है या फिर ब्लड सप्लाइड का जो अमाउंट होता है किसमें? हार्ट मसल्स में, ये क्या होगा? अफेक्टेड होगा। और इससे जैसे ही यहाँ पे ब्लड कम मात्रा में, बिल्कुल ये एक रिड्यूस फॉर्म में यहाँ पे जो है हार्ट मसल्स या फिर कार्डियक मसल्स तक पहुँचते हैं, तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? आर्थरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। बस आपको स्पेशल पॉइंट ये लर्न करना है कि यहाँ पे क्या होगा? डिपोजिशन ऑफ लिपिड होगा। जैसे ही लिपिड डिपोजिट हुए, ल्यूमेन का साइज रिड्यूस हुआ। ल्यूमेन का साइज रिड्यूस हुआ तो यहाँ पे ब्लड जो है सफिशिएंट अमाउंट में कार्डियक मसल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस तरह के डिसऑर्डर को कहा जाता है आर्थरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट डिजीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसे कह रहे हैं हार्ट अटैक। क्या कहते हैं इसे? हार्ट अटैक कहते हैं। तो यहाँ पे हार्ट अटैक के लिए कौन कौन से जो है सिम्टम्स और पॉइंट्स गिवन हैं, हम इसको क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। देखिए, वेरी फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर इसमें भी ये जो कंडीशन मैंने अभी स्टडी किया है आर्थरियोस्क्लेरोसिस से, यही आगे जा करके किस में चेंज हो जाने वाला है? मॉडिफाई हो जाने वाला है। ये आर्थरियोस्क्लेरोसिस के जो सिम्टम्स होते हैं यही आगे जा करके हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए, इसमें हम क्या कहते हैं कि इन आर्थरियोस्क्लेरोसिस द साइज ऑफ ल्यूमेन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी इज रिड्यूस्ड वेरी मच। अभी हमने स्टडी किया कि जैसे यहाँ पे लिपिड जो होते हैं वो डिपॉजिट हो गया या कोलेस्ट्रॉल के जो डेरिवेटिव हैं वो क्या हो गए? वहां पे जमा हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ था? इस डिजीज में, आर्थरियोस्क्लेरोसिस डिजीज में, अब यहाँ पे ल्यूमेन का साइज कम हो गया था, लेकिन ल्यूमेन में भी हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी जो है, किस प्रकार की आर्टरी? मैंने कहा कोरोनरी आर्टरी जो है उसके हम ल्यूमेन की बात कर रहे हैं, तो उसका जो साइज है वो ऑल ओवर क्या हो जाने वाला है? बहुत कम हो जाने वाला है। तो इससे क्या होता है? मैंने कहा इससे क्या होगा कि द ब्लड पासेस थ्रू दीज आर्टरी विथ
विथ डिफिकल्टी एंड कॉज द सीवियर पेन। अब क्या होगा कि जैसे ही इस प्रकार के कोरोनरी आर्टरी के ल्यूमेन का साइज कम हो गया, उसके कैविटी का साइज कम हो गया, तो अब ब्लड जैसे ही इस प्रकार के आर्टरीज में से क्या होते हैं, पास होते हैं और गुजरते हैं, तो बहुत ही डिफिकल्टीज के साथ क्या होते हैं, ये पास होते हैं। इजी वे में ये क्या नहीं होते, मैंने कहा फ्लो नहीं होते, और इसीलिए इससे क्या उत्पन्न होता है, मैंने कहा इससे जो है एक प्रदाह या सीवियर, बहुत ज़्यादा पेन की कंडीशन या पेनफुल कंडीशन देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका स्पेस जो है, इसका जो ल्यूमेन है वो बहुत कम हो गया है, तो ब्लड अब इजीली जा नहीं पाएगा, बहुत डिफिकल्टी के साथ जो है वो फ्लोइंग शो करेगा, और इससे क्या होगा, एक सीवियर पेन का कंडीशन, एक बहुत ज़्यादा दर्द वाला जो कंडीशन होता है वो क्रिएट होता है। और ये जो हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक की, तो अभी मैंने बोला कि ये आर्थरियोस्क्लेरोसिस का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। तो देखिए अब उसके बाद क्या होने वाला है, अंडर दिस सिचुएशन द हार्ट मसल्स आर नॉट सप्लाइड विथ एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन। अब क्या होगा कि जो कार्डियक मसल्स होते हैं, हार्ट की जो मसल्स होते हैं, हृदय की जो पेशियां होती हैं, उससे एक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। अब इसे जब सफिशिएंट या पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का अमाउंट नहीं मिलेगा, तो इससे हमें क्या देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि दिस रिजल्ट इन द डेथ ऑफ सम टाइप ऑफ या सम ऑफ द कार्डियक मसल्स। जब इन कार्डियक मसल को जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाया, तो अब ये देखने को मिलता है स्टूडेंट कि यहाँ पे कुछ कार्डियक मसल्स की क्या हो जाने वाली है, मैंने कहा डेथ हो जाती है। और ये आगे जाकर के कौन सा कंडीशन क्रिएट करता है, मैंने कहा यही आगे जाकर के हार्ट अटैक का कंडीशन क्या होता है, क्रिएट होता है। देखिए हमने किस तरह से सारे पॉइंट्स को लिंक किया है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले मैंने सेकेंड डिसऑर्डर के बारे में बताया, जो कि यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से क्या है, रिलेटेड है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा कि आर्थरियोस्क्लेरोसिस के बारे में, इस डिजीज़ में ये जो सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं कि जैसे ही कोलेस्ट्रॉल के जो डेरिवेटिव होते हैं, लिपिड जो होता है वो क्या होता है, इसके अलग अलग प्रकार के जो आर्टरीज होती हैं उसके ल्यूमेन में क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। ये जमा हो जाएंगे तो उसका साइज, उसका आकार कम हो जाएगा। आकार कम होगा तो हार्ट मसल्स जो हैं अब उनको ब्लड जो है सही तरीके से प्रोवाइड नहीं होगा। तो इन सब सारे कंडीशन को आर्थरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब ये हार्ट अटैक क्या होता है, मैंने कहा इस डिजीज से ही, इसी आर्थरियोस्क्लेरोसिस से क्या होने वाला है, स्पेशली हम यहाँ पे कौन सी आर्टरी की बात कर रहे हैं, कोरोनरी आर्टरी की बात कर रहे हैं। तो कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमेन है, इसकी गुहा क्या हो जाती है, संकरी हो जाती है, नैरो हो जाती है। और जैसे ही ये जो है इसका ल्यूमेन का साइज कम हो जाएगा, तो अब इससे प्रकार के आर्टरी से जो ब्लड बहेंगे तो वो उसका जो फ्लो है, उसका फ्लो बहुत ही डिफिकल्टी के साथ देखा जाएगा, और इससे एक सीवियर पेन जो है शुरुआत होता है। और इसी सीवियर पेन के कंडीशन में हम ये कहते हैं कि यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी कार्डियक मसल्स को प्रोवाइड नहीं होते हैं, और ड्यू टू द इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन सम ऑफ द कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। और इसी का अल्टीमेट सिचुएशन जो क्रिएट होने वाला है वो क्या है, हार्ट अटैक। तो हमने यहाँ पे 3 डिजीज के बारे में कंप्लीटली स्टडी किया। अब हम लीड करने वाले हैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्या है, अब हम स्टडी करते हैं हार्ट ब्लॉक के बारे में, कि हार्ट अटैक अलग है, हार्ट ब्लॉक अलग है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हार्ट ब्लॉक के कंडीशन में कौन कौन से सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे वेरी फर्स्ट पॉइंट गिवन है हार्ट ब्लॉक में कि द मैकेनिकल इंजरी और द डैमेज ऑफ द हार्ट ड्यू टू द सम डिजीज में सम टाइम रिजल्ट इनटू द हार्ट ब्लॉक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हार्ट ब्लॉक का जो कंडीशन है वो कब हमें देखने को मिलता है, जब कोई यांत्रिक क्षति या फिर डैमेज हो जाता है, या फिर मैकेनिकल इंजरी या मैकेनिकल डैमेज देखा जाए। किसको, मैंने कहा हार्ट को। मैंने कहा हृदय में होने वाले जो भी यांत्रिक क्षति या फिर मैकेनिकल इंजरी और डैमेज होता है, जो कि अलग अलग प्रकार के हार्ट से संबंधित डिजीज से उत्पन्न हो सकते हैं, ये आगे जाकर के किसमें जो है मॉडिफाई हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और कौन सा सिचुएशन, कौन सा क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मैंने कहा ये हार्ट ब्लॉक में क्या हो जाने वाले हैं, चेंज हो जाने वाले हैं। मैंने कहा यहाँ पे क्या हुआ, क्या है यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो हार्ट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की डिजीज़ की बात करें तो वो डिजीज़ क्या करते हैं, मैंने कहा यहाँ पर मैकेनिकल इंजरी या डैमेज को क्रिएट करते हैं, और वही आगे जा कर के हार्ट ब्लॉक के जो है उसके पीछे कॉज बनते हैं, उसके पीछे रीज़न बनते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या बताया हुआ है
कि इट इज द सिचुएशन व्हेन द इम्पल्स इज जनरेटेड बाय द SA नोड। SA नोड के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द SA नोड एंड एज वेल एज द कंडक्टिंग सिस्टम, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, हमने हृदय के चालन तंत्र के बारे में स्टडी किया था। वहां पर मैंने एक आपको मस्कुलर टिश्यू या नोडल टिश्यू के बारे में बताया था। हमने मायोजेनिक प्रकार के हार्ट में भी इसको डिस्कस किया था कि यहाँ पे साइनोएट्रियल नोड होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये जो हार्ट ब्लॉक है वो कंडीशन या वो सिचुएशन है जिसमें इंपल्सेस जो कि जनरेट होती हैं किसके द्वारा, SA नोड या साइनोएट्रियल नोड के द्वारा। अब क्या हो जाता है वो मैंने कहा ये जो है इंपल्सेस फेल टू स्प्रेड, ये इंपल्सेस आवेग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन को आगे शो नहीं करती हैं और आगे नहीं फैलती हैं। अब ये इंपल्सेस अगर आगे स्प्रेड नहीं होगी तो क्या होगा, मैंने कहा बेसिकली ये कहाँ नहीं स्प्रेड कहाँ नहीं होती है, मैंने कहा ये वेंट्रिक्यूलर रीजन जो नीले वाले जो भाग होते हैं वहां पर क्या नहीं हो पाते, मैंने कहा ये स्प्रेड नहीं हो पाते। ये जो भी प्रकार के इंपल्सेस और आवेग उत्पन्न होते हैं SA नोड के द्वारा वो वेंट्रिकुलर रीजन तक नहीं पहुंच पाते और इससे क्या होगा, मैंने कहा ड्यू टू दिस, इसकी वजह से वेंट्रिकल डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट और यहां पर नीले जो हैं वो संकुचन को नहीं दर्शाते हैं एट ऑल एंड दस द हार्ट फेल टू पंप, और यहां पे जो हार्ट है हृदय है वो पंप नहीं करेगा और पंप नहीं करने की कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, जब हार्ट पंप नहीं कर रहा तो इसे ही कहते हैं क्या, हार्ट ब्लॉक। एक और बार इन सभी सिम्टम्स को सिक्वेंसली हम स्टडी करते हैं कि यहाँ पे हार्ट जो पंप नहीं कर रहा है जिसे हम यहाँ पे हार्ट ब्लॉक कह रहे हैं तो ये किस कंडीशन में क्रिएट हुआ, इस तरह के जो मेजर सिम्टम्स हैं वो हमें कैसे दिखाई दिए। मैंने आपको कहा कि जैसे ही हार्ट को क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के डिजीज की वजह से इंजरी या फिर मैकेनिकल इंजरी, यांत्रिक क्षति की बात कर रहे हैं, तो उससे क्या हो गया, वो आगे जा करके हार्ट ब्लॉक में क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन इसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो भी इंपल्सेस जनरेट होते हैं किसके द्वारा, मैंने कहा SA नोड के द्वारा, साइनोएट्रियल नोड के द्वारा, जिसे हार्ट का पेस मेकर भी कहते हैं, तो ये अब आवेग को कहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे, ये आवेग आगे जाकर के फैल नहीं पाएंगे, स्प्रेड नहीं हो पाएंगे, कहां तक, मैंने कहा वेंट्रिकुलर रीजन तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर ऐसा होता है ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होगा कि वेंट्रिकल डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तो वेंट्रिकल नीले जो है उसमें संकुचन नहीं देखने को मिलेगा और अगर नीले में संकुचन नहीं देखने को मिलता है, इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, हार्ट ब्लॉक कहते हैं, जहां पे हार्ट जो है पंप नहीं कर पाता है, या जो कि आप जानते हैं कि हार्ट इज ए पंपिंग मशीन, वो रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू पंप होता रहेगा और अगर ये पंप नहीं होने की कंडीशन की बात करेंगे तो वो क्या होता है, हार्ट ब्लॉक होता है। अब हम नेक्स्ट डिसऑर्डर के बारे में स्टडी करने वाले हैं विच इज रिलेटेड विद द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये क्या है, अब हम देखने वाले हैं रूमेटॉइड हार्ट डिजीज के बारे में। ये रूमेटॉइड हार्ट डिजीज क्या होता है, इसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, अब हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यू टू द एक्यूट, मैंने कहा ड्यू टू एक्यूट रूमेटॉइड फीवर। यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही सीवियर कंडीशन, बहुत क्रिटिकल कंडीशन, जिसे हम क्या कहते हैं, ये एक फीवर का ही टाइप है, रूमेटॉइड या फिर रूमेटिक फीवर कहते हैं इसे। और अगर इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि द वाल्व इन द हार्ट में, द वाल्व इन द हार्ट, जो वाल्व होते हैं हृदय में, अलग अलग प्रकार के कपाट के बारे में हमने स्टडी किया है, बिकम डिस्ट्रॉयड और बैडली डैमेज। यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, जब इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे, कौन सा, मैंने कहा किस प्रकार का फीवर हो जाए, मैंने कहा रूमेटिक फीवर हो जाता है, तो उससे जो हृदय के जो वाल्व होते हैं वो क्या हो जाने वाला है, मैंने कहा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वाल्व डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं देखा जाएगा। और इसी कंडीशन में द फेलियर ऑफ दीज वाल्व में बी डेंजरस, और ये क्या हो सकता है कि ये जो वाल्व का जो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाना और फेल हो जाना और उसका जो प्रॉपर फंक्शनिंग शो नहीं करना, ये क्या हो सकता है, एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। और इसी डेंजरस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, इसी क्रिटिकल सिचुएशन को रूमेटॉइड हार्ट डिजीज कहेंगे। अगर यहाँ पे रूमेटिक फीवर की बात करें तो इसके कौन कौन से सिम्टम्स हमें दिखाई देने को मिलते हैं, मैंने कहा दिस टाइप ऑफ फीवर कैरेक्टराइज्ड बाय द जॉइंट पेन एंड द थ्रोट इन्फेक्शन।
थ्रोट में इन्फेक्शन संक्रमण हो जाए या फिर ज्वाइंट में क्या हो जाए दर्द हो या फिर पेन की कंडीशन देखी जाती है, तो ये दोनों थ्रोट में इन्फेक्शन और ज्वाइंट पेन, दीज टू आर द सिम्टम्स ऑफ द रूमेटिक फीवर। और इसी रूमेटिक फीवर से क्या हो जाने वाला है, हार्ट के जो वाल्व है वो फेल हो जाते हैं, या फिर आप इसे ये कह सकते हैं कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग के प्रोसेस को सही से नहीं शो कर पाते, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और यही वाल्व के जो फेलियर कंडीशन है वो डेंजरस हो सकते हैं और वो आगे जा करके ये डिजीज क्रिएट कर सकते हैं, डिसऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रूमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। तो हमने यहाँ पे इन दोनों ही डिजीज के बारे में, हार्ट ब्लॉक और रूमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में स्टडी किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट डिजीज ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या है, देखिए यहाँ पर अगेन दिया हुआ है एक डिजीज, ये हमारा लास्ट डिजीज है इस चैप्टर से रिलेटेड, लास्ट डिसऑर्डर है। ये देखिए ये दिया हुआ है टेकीकार्डिया और क्या दिया हुआ है, ब्रेडीकार्डिया दिया हुआ है। यहाँ पे टेकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया का मीनिंग हम पहले समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम ये समझेंगे कि इसका जो सिम्टम्स क्या होता है। देखिए अगर कहीं भी आपको क्या दिखाई दे, मैंने कहा ये कहीं भी आपको प्रीफिक्स के तौर पे, प्रीफिक्स ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक वर्ड के पहले लग के उसका मीनिंग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये पूर्व लग्न के रूप में अगर आपको टैकी दिखाई देते हैं तो टैकी का मीनिंग क्या होता है, टैकी का मीनिंग होता है इंक्रीज करना, या फिर हम यहाँ पे जो है किसी भी अगर हायर अमाउंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, टैकी यूज़ करते हैं। टैकी को ही आप ये कह सकते हैं हाइपर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे, अभी हमने हाइपर टेंशन पढ़ा था जिसे हमने कहा था हाई ब्लड प्रेशर, तो हाइपर ही क्या होता है, इसे ही हम अनदर लैंग्वेज में इसको टैकी कह सकते हैं, जो कि हायर कंडीशन, उच्च प्रकार के स्थिति को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर किसी भी टर्म में बायोलॉजी में आपको ब्रेडी दिखाई देता है तो यहाँ पे ब्रेडी का कंडीशन क्या होता है, इसका मिनिमम, इसका जो है मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है मिनिमम। ठीक है, मिनिमम सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर ब्रेडी प्रीफिक्स को यूज किया जाता है, इस प्रकार के पूर्व लग्न का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी को और आप क्या कह सकते हैं, इसी को आप हाइपो का कंडीशन कह सकते हैं। हाइपो का मीनिंग क्या होता है, लोअर या फिर मिनिमम सिक्रेशन किसी भी चीज का। और मैंने कहा यहाँ पे टेकी या हाइपर का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल पीक लेवल की बात करेंगे, हायर कंडीशन की बात करेंगे। और आप इतना जानते हैं कि यहाँ पे दोनों में जो कार्डिया है, टेकीकार्डिया और जो ब्रेडीकार्डिया है, कार्डिया किससे संबंधित शब्द होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि कार्डिया जो है इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द हार्ट। अब इसके सिम्टम्स को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए हायर रेट ऑफ द हार्ट बीट, जब हृदय के धड़कने की दर की बात करते हैं, इसके जो है रेट की बात करते हैं, तो हायर रेट ऑफ द हार्ट बीट यूजुअली मोर देन 100 टाइम पर मिनट इज कॉल्ड टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया में आपने देखा कि कुछ ना कुछ हमें हायर अमाउंट में देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे हायर अमाउंट में जो है देखने को क्या मिल रहा है, मैंने कहा हार्ट बीट। ये जो हार्ट बीट जो है अगर उसका रेट बहुत ज़्यादा हो जाए, और कितना हो जाए, मैंने कहा यूजुअली मोर देन 100 टाइम। ठीक है, मैंने कहा 100 टाइम, 100 से भी अधिक गुना ज़्यादा हो जाए पर मिनट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम ये कह रहे हैं, तो वो कंडीशन ही क्या कहलाएगा, मैंने कहा ये टेकीकार्डिया कहलाएगा, जिसमें हार्ट बीट जो है क्या होगा, मैंने कहा 100 टाइम पर मिनट ज़्यादा हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, टेकीकार्डिया। तो आपने देखा कि यहाँ पे टेकी का मीनिंग क्या होता है, इंक्रीज हो जाना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, एंड इट इज अबाउट द ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया में हम क्या स्टडी करते हैं, ब्रेडीकार्डिया का मीनिंग ये होता है कि अगर ये जो हार्ट बीट है अब ज़्यादा ना होकर के जो है एक नॉर्मल रेंज में, हम अगर बात करें ह्यूमन बीइंग में 72 पर मिनट की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, उस रेंज से भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट गिवन है, बट द लो रेट ऑफ द हार्ट बीट यूजुअली लेस देन 60 टाइम पर मिनट इज कॉल्ड एज ब्रेडीकार्डिया। अब ब्रेडीकार्डिया में ब्रेडी का मीनिंग ही मैंने बताया था, हाइपो होता है, मिनिमम होता है। तो यहाँ पे हार्ट बीट का जो रेट है वो कितने पर मिनट टाइम कम हो जाता है, मैंने कहा 60 टाइम पर मिनट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी लोअर रेट ऑफ द हार्ट बीट के कंडीशन को हम ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर दैट वाज रिलेटेड विद द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द हार्ट, उसके बारे में हमने क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। और इसी टॉपिक के साथ, इसी डिसऑर्डर के टॉपिक के साथ हमारा जो ये जो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हमने
टू पार्टीशन में डिवाइड करके स्टडी किया था वो क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। जिसमें हमने क्या क्या स्टडी किया, देखिए हमने पहले ब्लड के पार्टीशन के बारे में स्टडी किया। ब्लड में हमने ब्लड के कंपोजिशन, ब्लड क्या होता है, ब्लड सेल्स कौन से होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ, जो यहाँ पे अगर बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की, तो उसके बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। और ब्लड का पार्टीशन फिनिश होने के बाद हमने हार्ट से रिलेटेड सारे पॉइंट डिस्कस किए, जहां मैंने आपको हार्ट के बारे में बेसिक बातें बताते हुए इसके एनाटॉमिकल अप्रोच को भी देखा, साथ साथ मैंने इसका इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताया और उससे रिलेटेड सारे स्टेटमेंट हमने क्या किए, स्टडी किए। इसके साथ साथ हमने हार्ट बीट का मैकेनिज्म देखा, इसके कंडक्शन सिस्टम के बारे में देखा कि कार्डियक मसल्स होते हैं उसमें ट्रांसमिट या फिर फ्लो शो करता हुआ जो कार्डियक इंपल्स होते हैं वो किस डायरेक्शन में क्या होते हैं, फ्लो शो करते हैं। कार्डियक साइकिल के बारे में स्टडी किया। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो आपने ग्राफ देखा था। हार्ट साउंड के बारे में भी हमने इसी में देखा। और लास्ट टॉपिक हमने अभी स्टडी किया, किसके बारे में था, ये डिसऑर्डर के बारे में। और इन दोनों ब्लड और हार्ट के अलावा हमने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी क्या किया, स्टडी किया, जहां पे हमने लिम्फ के साथ साथ लिम्फ वेसल्स और लिम्फ ऑर्गन से रिलेटेड जो भी फंक्शंस थे, जो भी पॉइंट्स थे, उसके बारे में क्या किए, डिस्कस किए। और इसी टॉपिक के साथ अब ये चैप्टर हमारा क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। हमने अभी तक ह्यूमन फिजियोलॉजी में 2 चैप्टर्स को फिनिश कर लिया है। हमने ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टडी करने वाले हैं, दैट विल अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसे भी, उसके बारे में कुछ एक बेसिक बातें जो हैं हम इसी लेक्चर में कवर करने वाले हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमको स्टार्ट करेंगे, वहां पे एक्सक्रीशन को जो है हम डिफाइन करने वाले हैं। एक्सक्रीशन के कौन कौन से मोड्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, उसका नेचर क्या होता है, और उसी से संबंधित जो भी पॉइंट्स है हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का उत्सर्जी तंत्र या उत्सर्जन तंत्र है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब इस मानव के उत्सर्जी तंत्र में हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टडी करने वाले हैं, इस ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है, हम पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन डिफाइन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। हम उत्सर्जन को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तो इसको एक कंसेप्चुअल वे में हमें समझना है। देखिए, हम अब स्टडी करने वाले हैं कि डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन क्या होता है। अगर यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें कि इसका डेफिनेशन क्या है, तो देखिए इसका जो परिभाषा है एक्सक्रीशन का, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इसके डेफिनेशन में क्या कहा जाएगा कि अगर हम किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म में होने वाले मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन एनी काइंड ऑफ इंडिविजुअल, एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसके उपापचय क्रियाओं के दौरान जो उसमें नाइट्रोजनीकृत अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं या फिर नाइट्रोजिनस जो वेस्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल बनता है, उन सभी नाइट्रोजनीकृत अपशिष्ट पदार्थों का उनके शरीर से बाहर निकलना, निष्कासन होना, एलिमिनेशन ही क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, मैंने ओरली जो आपको एक्सप्लेन किया है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। हम अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, यहाँ पे स्पेशली मैं स्पेशली यहाँ पे ह्यूमन की ही बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके रिगार्डिंग मैंने कहा कि स्पेशली यहाँ पे क्या बात करने वाला हूँ, ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी प्रकार के जीवों की बात करते हैं, जीव की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म में होने वाले जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है, हम क्या बात करने वाले हैं, अगर हम यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करें, तो ये जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या कहते हैं, इसे कहा जाएगा उपापचय क्रियाएं। ठीक है, तो इनके उपापचय क्रियाओं के दौरान जो भी प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, उन सभी प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ का क्या हो जाना, मैंने कहा इनके शरीर से बाहर निकल जाना ही क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो मैंने कहा ऑर्गेनिज्म में होने वाले मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में क्या बनते हैं, मैंने कहा यहाँ पे नाइट्रोजिनस बनते हैं। मैंने यहाँ पे नाइट्रोजिनस क्यों बोला, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैंने कहा यहाँ पे देखिए नाइट्रोजिनस, ठीक है, मैंने बोला यहाँ पे नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट
प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वर्ज्य या फिर अपशिष्ट पदार्थ की बात कर रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और इसका क्या हो जाना, इसी प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकल जाना, इसका क्या हो जाना, एलिमिनेट हो जाना। इसका क्या हो जाना, एलिमिनेट होने के प्रोसेस को हम कहेंगे यहाँ पे क्या, इसे हम कहेंगे एलिमिनेशन। क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन बोलेंगे, या फिर इसे हम हिंदी में कह सकते हैं इनका क्या हो जाना, बाहर निष्कासित हो जाना, इसका निष्कासन। और इसे ही क्या कहा जाएगा, इसे ही स्टूडेंट हम कहते हैं एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं इसे, इसे ही कहा जाएगा एक्सक्रीशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, आप सभी को पता है, इसे कहते हैं उत्सर्जन। देखिए मैंने आपको किस सीक्वेंस में इसे समझाया है, इसे हम वन मोर टाइम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कहा कि यहाँ पे हम किसी भी जीवों की बात करें, किन्हीं भी प्रकार की जीव की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब उपापचय क्रियाओं के दौरान उनके शरीर में बनने वाले नाइट्रोजन कंटेनिंग या फिर नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, उनका क्या हो जाना, उसका एलिमिनेट होना। कहाँ से, मैंने कहा फ्रॉम दी बॉडी, ठीक है, उसका शरीर से बाहर निकलना ही क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। अब देखिए हमने यहाँ पे एक्सक्रीशन के डेफिनेशन के बारे में स्टडी कर लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस एक्सक्रीशन के प्रोसेस में वो सभी ऑर्गन, ठीक है, वो सभी ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, उन सभी प्रकार के अंगों की बात करें जो कि यहाँ पे उत्सर्जन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो उन सभी प्रकार के ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, मैंने कहा जो उत्सर्जन में हेल्प प्रोवाइड करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहेंगे, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे कहते हैं उत्सर्जी अंग। क्या कहा जाता है इसे, इसे कहा जाएगा उत्सर्जी अंग कहा जाएगा। वो सभी प्रकार के ऑर्गन या जो अंग होते हैं जो कि उत्सर्जन में सहायता करते हैं, सहायक होते हैं, इसे क्या कहेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहेंगे। अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे स्टडी करना है, इट इज ओनली अबाउट द दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि ये सभी प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं ये क्या होते हैं, मैंने कहा ये नाइट्रोजिनस होते हैं। क्यों, क्योंकि इसके बारे में क्या कहा जाता है स्टूडेंट कि ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं ये नाइट्रोजिनस क्यों, क्योंकि जो भी प्रकार के पदार्थ होते हैं उसमें नाइट्रोजन जो है वो कॉमनली देखा जाता है। मैक्सिमम जो भी यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसमें कॉमन क्या है, नाइट्रोजन का पाया जाना, इसीलिए हमने कह दिया इसे नाइट्रोजिनस। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, हम इन सभी प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में वन बाय वन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये कौन कौन से हो सकते हैं पहले हम ये डिस्कस कर लें, उसके बारे में हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं ये हो सकता है अमोनिया। क्या हो सकता है, मैंने कहा ये अमोनिया हो सकता है। अमोनिया को आप जानते हैं कि यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं अमोनिया को, मैंने कहा ये जो अमोनिया है उसको हम NH3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए अमोनिया के साथ साथ यहाँ पे और क्या हो सकता है, मैंने कहा ये यूरिया हो सकते हैं। अगर यूरिया के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो उसको NH2C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पे दो एमीन ग्रुप के बीच में कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, कार्बोनिल समूह प्रेजेंट होता है, तो ये यूरिया हो गया। तो हमने यहाँ पे अमोनिया की बात की है, साथ साथ इसी वेस्ट प्रोडक्ट में हमने जो है यहाँ पे यूरिया के बारे में डिस्कस किया। और अमोनिया और यूरिया के साथ साथ और कौन से अपशिष्ट पदार्थ हो सकते हैं जिन्हें अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के द्वारा उनके बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। तो इसमें होता है क्या, एक और हम उत्सर्जी पदार्थ की बात करेंगे, ये क्या है, ये है यूरिक एसिड। क्या है ये, मैंने कहा ये यूरिक अम्ल है या यूरिक एसिड है। अब ये तीन तो क्या हो गए, मेजर टाइप के क्या हो गए, मैंने कहा ये जो तीनों हमने देखा है इट इज द मेजर टाइप ऑफ, इट इज मेजर टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जिसमें हमने अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की बात की है। इन तीनों ही मुख्य प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ के अलावा और क्या क्या हो सकते हैं, मैंने कहा यहाँ पर ही हम एक प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ की बात करेंगे, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ज़ैंथीन। क्या कहेंगे इसे कहा जाता है ज़ैंथीन। और ज़ैंथीन के साथ साथ यहाँ पे स्टूडेंट एक प्रकार के और पदार्थ की बात करते हैं, इसे कहा जाएगा ग्वानीन। तो हमने ज़ैंथीन के बारे में डिस्कस किया, ग्वानीन के बारे में डिस्कस किया, और एक और पदार्थ होता है जिसके बारे में पढ़ना है, इसे कहते हैं TMAO। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है TMAO। अब ये TMAO
TMAO क्या होता है इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। मैं पहले आपको वो सभी प्रकार के पदार्थों के बारे में बता दूं जिसे हमें उत्सर्जी पदार्थ के कैटेगरी में काउंट करना है, उसके बारे में स्टडी करना है वन बाय वन। मैंने कहा अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ज़ैंथीन है, ग्वानिन है और क्या है, TMAO है। और लास्ट ही इसी कैटेगरी में हम क्या लेने वाले हैं, एक और प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है क्रिएटिनिन। क्या कहते हैं इसे कहते हैं क्रिएटिनिन। अब देखिए इन सभी प्रकार के पदार्थों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो है ज़ैंथीन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो मेजर प्रकार के या फिर मुख्य प्रकार के ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इसके बारे में हमें डिटेल से स्टडी करना है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के बारे में। इसीलिए हम इससे पहले इन सब सारे जो हैं ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, TMAO क्या होता है, ग्वानिन क्या होते हैं, क्रिएटिनिन क्या होते हैं, इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वेरी फर्स्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ज़ैंथीन, तो ज़ैंथीन जो है किन जीवों का उत्सर्जी पदार्थ होता है हम ये स्टडी करने वाले हैं। ये क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड के उपापचय से बनते हैं। ये क्या किसके द्वारा बनते हैं, अगर न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म की बात करें, किसकी बात करें, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म की बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल में जो यहाँ पे उपापचय होता है इसके बाद क्या बनता है, मैंने कहा इसके बाद ही ज़ैंथीन जैसे उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है। यहाँ पे एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कैसे, मैंने कहा यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जो है उसका क्या हुआ, मैंने कहा उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, उससे ज़ैंथीन बना। और ये जो स्टूडेंट ज़ैंथीन होता है इसके बारे में क्या कहा जाता है, ज़ैंथीन जो है ये सामान्यतया यहाँ पर जनरली ये किसके द्वारा, कौन से जीवों के द्वारा जो हैं ये उत्सर्जित होते हैं, तो ये होते हैं स्पाइडर। क्या होते हैं, मैंने कहा स्पाइडर यानी कि हम यहाँ बात करने वाले हैं मकड़ी। तो मकड़ी के द्वारा या स्पाइडर का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो ज़ैंथीन होता है। अब देखिए यहाँ पे हम ग्वानिन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ग्वानिन जो है क्या है, किन जीवों का उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो आपने एवीज में पेंगुइन के बारे में जो है उस पर्टिकुलर मेमल क्लास जो है उसी में हम पेंगुइन के बारे में स्टडी करते हैं। वहाँ पे ग्वानिन जो उत्सर्जी पदार्थ होता है उसके बारे में हमने एनिमल डाइवर्सिटी में भी डिस्कस किया हुआ है। मैंने आपको ये कहा था कि ग्वानिन किसका होता है, ये पेंगुइन का होता है। किसका होता है, मैंने कहा ये पेंगुइन का होता है। और पेंगुइन का उत्सर्जी पदार्थ को हमने कहा ग्वानिन, लेकिन एक और इसी से ही संबंधित टर्म के बारे में हम यहाँ पर ही डिस्कस कर लेते हैं। इसे हम नोट पॉइंट में कंसिडर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम स्पेशली एवीज वर्ग के प्राणियों की बात करते हैं या फिर हम ये कहें कि यहाँ पर हम किसकी बात करें, बर्ड्स की बात करें, पक्षियों की बात करें, तो बर्ड्स के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो मैंने कहा इसके जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्वेनो। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है ग्वेनो। और ग्वेनो के बारे में भी स्पेशल पॉइंट क्या है, मैंने कहा उत्सर्जी पदार्थ जो पक्षियों के होते हैं उसे ग्वेनो कह दिया, लेकिन इस ग्वेनो में किस प्रकार का अम्ल या फिर एसिड प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पर इस ग्वेनो में हिप्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पर जो एसिड प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हिप्यूरिक एसिड। तो ये हिप्यूरिक एसिड ही कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। और ये जो ग्वानिन है ये किस या फिर किन प्रकार के जीवों का उत्सर्जी पदार्थ है, मैंने कहा ये है पेंगुइन का। और अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर TMAO क्या होता है। देखिए ये जो TMAO आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ जो है इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाएगा ट्राइमेथिल। केमिकल नेम क्या होता है इसका, मैंने कहा इसका नेम होता है ट्राइमेथिल एमीन ऑक्साइड। क्या कहेंगे इसे, एमिनो ऑक्साइड या फिर एमीन ऑक्साइड कहते हैं। तो ये ट्राइमेथिल एमीन ऑक्साइड या एमिनो ऑक्साइड जो होता है जिसे हम TMAO कह रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये किनका या फिर किस प्रकार के स्पीसीज के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ होते हैं हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो स्पेशली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऐसे मछलियों की, ऐसे फिशेस की बात करेंगे जो कि कहाँ पे रहते हैं, मैंने कहा जो कि सी वाटर
वाटर में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? मैंने कहा ऐसे फिशेस की बात करें जो कि सी वाटर या फिर समुद्री जल में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे समुद्री जल में पाए जाने वाले जो फिशेज हैं, मछलियाँ हैं, इसमें हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं किस पर्टिकुलर फिश के स्पीसीज की। मैंने कहा यहाँ पर हम शार्क की बात करें। किसकी बात करें यहाँ पे? अगर हम शार्क की बात करें या फिर हम मिगजाइन, मैंने आपको मिगजाइन और हैग फिश के बारे में भी बताया था। तो मिगजाइन को ही कहते हैं हैग फिश, और ये दोनों ही क्या होते हैं? सी वाटर में मिलते हैं। मैंने कहा शार्क और मिगजाइन की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? ट्राईमेथिल एमाइन ऑक्साइड होता है, जिसे TMAO कहते हैं। तो हम अब लास्ट डिस्कस करने वाले हैं क्रिएटिनिन के बारे में, कि ये क्रिएटिनिन प्रकार के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, यहाँ ये कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, या फिर ये किस प्रकार के प्रक्रिया के दौरान इसका फॉर्मेशन होता है, ये क्या होता है? देखिए, क्रिएटिनिन का जो निर्माण होगा या इसका फॉर्मेशन होगा जब मांसपेशी, ठीक है, यहाँ पे हम किसकी बात करें? मांसपेशियों में जब उपापचय की क्रियाएं होती है, ठीक है, मांसपेशियों में होने वाले मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। तो यहाँ पे मांसपेशियों में जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, इसी के दौरान किसका निर्माण होता है? मैंने कहा यहाँ पे उत्सर्जी पदार्थ क्रिएटिनिन का निर्माण होता है। किसके टाइम पे? जब मांसपेशियों में उपापचय की क्रियाएं होती हैं, उसी के फलस्वरूप यहाँ पे क्रिएटिनिन जैसे उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है। देखिए, ये सब सारे पॉइंट को आपको इंटरलिंक करके स्टडी करना है। हम यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो है वेस्ट मटेरियल और उत्सर्जी पदार्थ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसका केमिकल नेचर क्या है, किन प्रकार के जीवों के द्वारा इनका उत्सर्जन किया जाता है, हमने ये सब पढ़ा है। एक और बार रिवाइज कर लेते हैं और इसके के बाद हम स्टडी करेंगे स्पेशली अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के बारे में। देखिए, मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने यहाँ पे ये कहा कि अगर हम उन सभी प्रकार के ऑर्गन्स की बात करें जो कि उत्सर्जन में हेल्प करते हैं, उसे कहते हैं उत्सर्जी अंग, ठीक है। और यहाँ पे जो भी प्रकार के नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसमें कौन कौन से होते हैं? मैंने कहा ये अमोनिया हो सकते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, जिसके बारे में पढ़ना है। लेकिन हमने पढ़ किसके बारे में लिया? मैंने कहा यहाँ पे आपको मैंने ज़ैंथीन के बारे में बताया कि ज़ैंथीन जैसे उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण, मेटाबॉलिज्म, जब यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड में होता है तो उससे ज़ैंथीन का निर्माण होता है। और ये जो है, ये कहा जाता है कि स्पाइडर या मकड़ी जो है ये उत्सर्जित करते हैं अपने उत्सर्जी पदार्थों को, अपने वर्ज्य पदार्थों को ज़ैंथीन के रूप में। अगर ग्वानिन की बात करें तो ग्वानिन जो है वो पेंगुइन के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ होता है। TMAO, ट्राईमेथिल एमाइनो ऑक्साइड जो होता है, ये ऐसे मछलियों के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो कि यहाँ पे सी वाटर में मिलते हैं। इसमें हमने स्पेशली शार्क और मिगजाइन फिश की बात की है। उसकी मांसपेशियों में उपापचय क्रिया के दौरान बनने वाले जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसे हम क्रिएटिनिन कहते हैं। अब हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के बारे में, कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड से संबंधित कौन से स्पेसिफिक पॉइंट है। इसमें भी हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे अमोनिया के बारे में। देखिए, अमोनिया के उत्सर्जन के बारे में कौन सा पॉइंट जो है स्पेशल है, जो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम अमोनिया की बात करें कि ऐसे सभी प्रकार के जीव जो कि अपने उत्सर्जी पदार्थ को अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करते हैं, वो कौन से होते हैं, उनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स और गुणधर्म हमें देखने को मिलते हैं, हम इसके बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो अमोनिया है, इससे रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट हम स्टडी करते हैं। अमोनिया के पहले नेचर की बात करते हैं, इसके केमिकल नेचर की बात करते हैं। तो ये कहा जाता है कि अगर हम इसके सॉल्युबिलिटी की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम सॉल्युबिलिटी मतलब इसकी विलयता की बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी किसमें? मैंने कहा सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी इन H2O। जल में अगर हम इसकी विलयता के बारे में डिस्कस करें, इसकी विलयता जल में क्या होता है? मैंने कहा यहाँ पे ये क्या होते हैं? मोर सॉल्युबल होते हैं, अत्यधिक विलय होते हैं। ये क्या होते हैं? ये वाटर में मोर सॉल्युबल होते हैं, इसकी विलयता जल में सबसे ज़्यादा होती है। अन्य जो है तुलनात्मक रूप से अन्य उत्सर्जी पदार्थ के तुलना में यहाँ पे अमोनिया की जो जल में विलयता है वो क्या है? सबसे ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये जो है इस प्रकार का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया, वो अन्य उत्सर्जी पदार्थ के तुलना में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक नेचर का होता है। ठीक है, मैंने कहा इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है कि ये टॉक्सिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा
पॉइजनियस नेचर के होते हैं, ठीक है, बहुत विषाक्त या जहरीले प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो हमने कहा ये पॉइजनियस नेचर के हैं, या फिर इसे हम हिंदी में कह सकते हैं इसकी प्रकृति क्या है, ये विषाक्त प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 पॉइंट जो है इनिशियली डिस्कस किया है, सॉल्युबिलिटी इन द वाटर बहुत ज़्यादा है और टॉक्सिक नेचर के होते हैं। अगर यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इन द वाटर इस अमोनिया की सबसे ज़्यादा है तो इसीलिए कहा जाएगा कि ये अमोनिया के रूप में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है उसको एलिमिनेट करने का जो कार्य होता है वो ऐसे जीवों के द्वारा दर्शाया जाता है जो जल में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थों को उत्सर्जित कौन से जीव करते हैं, मैंने कहा यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, एक्वेटिक एनिमल, जो कि कहाँ रहते हैं, मैंने कहा जो जल में रहते हैं। तो जलीय प्रकार के जीव की बात करते हैं तो वो अधिकांशतया अपने उत्सर्जी पदार्थ को अमोनिया के फॉर्म में ही क्या करते हैं, अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है और अमोनिया को बाहर निकालने के लिए, अमोनिया को जो है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकालने के लिए जो है हायर अमाउंट ऑफ वाटर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। मैंने कहा यहाँ पर अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो है हायर अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, H2O की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए वाटर लॉस मतलब जल की क्षति से बचने के लिए इस प्रकार का पदार्थ जो है उन्हीं जीवों के द्वारा उत्सर्जित होता है जो किस में पाए जाते हैं, जिनका आवास क्या होता है, मैंने कहा जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जलीय आवास में रहने वाले या वाटर में रहने वाले जीव होते हैं, वो सामान्यतया जो है अपने उत्सर्जी पदार्थ को किसके फॉर्म में रिलीज करते हैं, मैंने कहा वो अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करते हैं, ठीक है। हमने इतने सारे स्पेसिफिक पॉइंट को यहाँ पे कवर किया है। अब सीधे लीड करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए यहाँ पे अब हम ऐसे प्रोसेस की बात करें, ठीक है, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोसेस की बात करें, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा अमोनिया को किसी भी जीवों के शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अमोनोटैलिज्म। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा, इस प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं, प्रोसेस बोला है मैंने, प्रक्रिया को तो क्या कहते हैं, मैंने कहा प्रक्रिया को कहा जाता है अमोनोटैलिज्म कहते हैं। लेकिन ऐसे प्रकार के जीव जिनके द्वारा या फिर ये कहें कि जिनके द्वारा ये एमिनोटैलिज्म की प्रक्रिया प्रदर्शित किया जाता है, इस प्रकार के प्रोसेस को शो करते हैं, उन जीवों को क्या कहते हैं। तो अब यहाँ पे प्रोसेस की बजाय हम ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जीव की बात करने वाले हैं कि ऐसे जीव जो कि अपने शरीर से उत्सर्जी पदार्थ को, वेस्ट मटेरियल को अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करते हैं, इसे क्या कहेंगे, इस प्रकार के जीवों को कहते हैं अमोनोटैलिक। क्या कहते हैं इसे कहते हैं अमोनोटैलिक कहते हैं। और ये अमोनोटैलिक प्रकार के जो जीव होते हैं वो मेजरली मुख्य रूप से कहां पाए जाएंगे, मैंने कहा ये H2O मतलब यहां पे जल में पाए जाते हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं। देखिए मैंने आपको कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे बताया है, इसको हम वन मोर टाइम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको कहा कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा कि अगर हम प्रोसेस की बात करें कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा उत्सर्जी पदार्थ के रूप में वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में अमोनिया को शरीर से बाहर निकाला जाए, उसे हम कहेंगे अमोनोटैलिज्म। और यहाँ पे उन जीवों की बात करें, उन जीवों की बात करें जो कि यहाँ पे उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया को सिक्रेट करते हैं, रिलीज करते हैं, उसे अमोनोटैलिक जीव कहेंगे। तो जीवों को अमोनोटैलिक बोला है, प्रक्रिया को अमोनोटैलिज्म बोलते हैं। और अन्य प्रकार के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तुलना में, उनके कंपेयर में ये अमोनिया क्या है, अत्यधिक विषाक्त प्रकृति के होते हैं। क्यों, क्योंकि उसके उत्सर्जन के लिए सबसे ज़्यादा वाटर क्या है, रिक्वायर्ड है। और इसीलिए कहा जाता है कि सॉल्युबिलिटी जो वाटर में होती है अमोनिया की, वो अन्य प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ से बहुत ज़्यादा देखा जाएगा, ठीक है। अब सीधे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि ये जो भी अमोनोटैलिक जीव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हम इसके एग्जाम्पल को यहाँ पे डिस्कस करें, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो निम्न प्रकार के जीव होते हैं, जो भी लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उन लोअर ऑर्गेनिज्म में हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे प्रोटोजोआ। किसको, मैंने कहा यहाँ पे प्रोटोजोआ को काउंट कर लिया। प्रोटोजोआ के साथ साथ यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया
किसके बारे में, यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया पॉरीफेरा प्रकार के जीव जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। सीलेंट्रेट की बात करते हैं, ठीक है। मैंने कहा अगर हम किसकी बात करें, सीलेंट्रेटा फाइलम में आने वाले या फिर सीलेंट्रेट्स की बात करते हैं तो ये भी क्या होते हैं, अमोनोटेलिक प्रकार के होते हैं। तो प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेट या फिर वो सभी इंसेक्ट, ठीक है, वो सभी इंसेक्ट या ऑर्थ्रोपोड्स जो कि कहाँ रहते हैं, मैंने कहा जो कि जल में रहते हैं, ठीक है। इन सभी प्रकार के जो जीव होते हैं, ईटीसी लगा दिया मैंने यहाँ पर, बहुत से और सो ऑन प्रकार के जीव की बात करेंगे। तो प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा या वो सभी कीट या फिर इंसेक्ट जो कि जल में रहते हैं, इसके बारे में डिटेल में आपने एनिमल डाइवर्सिटी में स्टडी कर लिया है। तो वो क्या होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनिया को रिलीज करते हैं। अब देखिए अमोनिया के बारे में सारे पॉइंट को डिस्कस करने के बाद अब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं यूरिया के बारे में, ठीक है। अब देखिए यूरिया के बारे में हमें जो है कौन से पॉइंट डिस्कस करना होता है। फर्स्ट पॉइंट, वेरी फर्स्ट पॉइंट, इसमें भी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, इसकी विलयता की बात करते हैं जल में, तो क्या ये विलय होते हैं, तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि ये क्या होते हैं, विलय तो होते हैं लेकिन बहुत कम, अल्प विलय होते हैं। तो मैंने लिख दिया लेस सॉल्यूबल, ठीक है, लेस सॉल्यूबल इन, मैंने कहा लेस सॉल्यूबल इन वाटर, H2O में बहुत ही अल्प विलय होते हैं। और ये जो अल्प विलयता है या फिर जो लेस सॉल्युबिलिटी है वो किसके लिए होता है, मैंने कहा ये जल संरक्षण के लिए होता है, ताकि इनके बॉडी से यूरिया के फॉर्म में जब इनका उत्सर्जित पदार्थ रिलीज हो जाए तो जल की हानि कम से कम हो, वाटर लॉस से बचने के लिए, या फिर ये कहें कि वाटर कंजर्वेशन का एक तरीका होता है कि यूरिया के जो है यूरिया को रिलीज करने वाले जो भी जीव होते हैं वो जल की क्षति से बचने के लिए क्या होता है, यूरिया को रिलीज करते हैं अपने शरीर से बाहर। और ये लेस सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। और ये किसके लिए होता है, मैंने कहा ये वाटर कंजर्वेशन के लिए होता है, मैंने कहा ये जल की क्षति से बचने के लिए या जल संरक्षण के लिए होता है, मैंने कहा ये वाटर कंजर्वेशन का ही ये क्या है, मेथड है। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं। मैंने अमोनिया में पॉइजनियस या फिर टॉक्सिक नेचर की बात की थी, यहाँ पर यूरिया जो है बिल्कुल जो है नगण्य कह सकते हैं आप, या फिर न के बराबर या बहुत कम ही क्या होते हैं, पॉइजनियस नेचर के होते हैं। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्रोसेस की। हम ऐसे प्रोसेस की बात करते हैं जिसके द्वारा जीवों के शरीर से क्या यूरिया को उत्सर्जित किया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं क्या, इसे कहते हैं यूरियोटेलिज्म। देखिए यहाँ पे अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के प्रोसेस को हमने कहा था अमोनोटेलिज्म। अब इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे यूरिया को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को कहेंगे यूरियोटेलिज्म कहेंगे। तो ये तो प्रक्रिया है, लेकिन अब हम स्टडी करते हैं प्रक्रिया के बाद, अब हम प्रोसेस के बाद डिस्कस करते हैं कि उन सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म जिसके द्वारा ये यूरिया उत्सर्जित किया जाता है उसे क्या कहेंगे, इसे कहा जाएगा अब यूरियोटेलिक, क्या कहेंगे इसे, यूरियोटेलिक एनिमल कहेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस किया। आप सीधे एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये अधिकांशतया यूरिया के फॉर्म में उत्सर्जित पदार्थ को अपने शरीर से एलिमिनेट करने का कार्य उन प्रकार के जीवों के द्वारा किया जाता है जो कि कहाँ पाए जाते हैं, जो स्थल पर पाए जाते हैं, जो लैंड पे प्रेजेंट होते हैं, और या फिर इसे ही क्या कह सकते हैं हम, इसे ही हम कह सकते हैं जो टेरेस्ट्रियल प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, मैंने कहा जो टेरेस्ट्रियल प्रकार के जो जीव होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं, वो यूरिया के फॉर्म में क्या करते हैं, अपने उत्सर्जित पदार्थ को रिलीज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में आप ये कह सकते हैं मेमल्स की बात करेंगे। यहाँ पे किसकी बात करेंगे, हम यहाँ पे मेमल्स की बात कर सकते हैं, या वे सभी प्रकार के जीव जो कि कहाँ रहते हो, स्थल पे रहते हो। आपको पता है यहाँ पे हम एम्फीबिया को भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन एम्फीबिया में भी वो सभी प्रकार के एम्फीबियंस या एम्फीबिया में आने वाले जीव जो कि कहाँ रहते हो, जो स्थलीय प्रकार के एम्फीबियंस होते हैं, हम उसी की बात करते हैं जो लैंड पे रहते हैं, स्थल पे रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए, बहुत सारे एग्जाम्पल के बारे में डिटेल इन सभी के बारे में आपने एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़ लिया है। अब देखिए
चलिए हम सीधे अब लास्ट टाइप के जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इस यूरिक एसिड के बारे में कौन कौन से पॉइंट आपको लर्न होना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इसमें भी किसके बारे में, वाटर में सॉल्युबिलिटी। देखिए H2O में ये क्या होते हैं, मैंने कहा अगर यहाँ पे वाटर में सॉल्युबिलिटी या फिर विलेयता की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि ये क्या होते हैं, टोटली इनसॉल्युबल होते हैं, पूर्ण रूप से अविलेय होते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं कि ये वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। और वाटर में इनसॉल्युबल होना यूरिक एसिड का ये भी किसका मेथड होता है, मैंने कहा ये भी एक प्रकार का जो है जल संरक्षण या वाटर कंजर्वेशन का ही क्या होता है, मेथड होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूरिक एसिड के बारे में डिस्कस कर लिया। अब यूरिक एसिड के अगर नेचर की बात करें तो चूंकि ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, इसीलिए इसका जो निष्कासन जब भी बॉडी से किया जाएगा तो ये किस फॉर्म में किया जाएगा, किस रूप में किया जाएगा, मैंने कहा ये अब सेमी सॉलिड के फॉर्म में किया जाएगा। किस फॉर्म में, मैंने कहा ये जो है बॉडी से इसका निष्कासन सेमी सॉलिड के रूप में किया जाता है। सेमी सॉलिड को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अर्धठोस। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा अर्धठोस कहा जाएगा, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि इसका निष्कासन पेस्ट के फॉर्म में होता है। ठीक है, पेस्ट के फॉर्म में मतलब ना तो वो कंप्लीटली सॉलिड स्टेट में होते हैं, ना कंप्लीटली ये जो है लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है जल संरक्षण के लिए इसकी विलेयता तो होती ही नहीं है। मैंने कहा जल में तो ये पूर्ण रूप से अविलेय होते हैं, अगर इनसॉल्युबल होते हैं तो इनका निष्कासन, इसका एलिमिनेशन थ्रू आउट द बॉडी सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, एक अर्धठोस पदार्थ के रूप में होता है, जिसे आप पेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, अब हम सीधे इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि ऐसा इस प्रकार का पदार्थों के रूप में जो उत्सर्जन है वो किन जीवों में देखने को मिलेगा। मैंने कहा ये उन जीवों में देखने को मिलता है जो कहाँ रहते हो, जो डेजर्ट टाइप के एनिमल होते हैं। कैसे, मैंने कहा वो ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे वाटर बिल्कुल कम अमाउंट में या लेस अमाउंट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मैंने कहा ये डेजर्ट एनिमल के द्वारा यूरिक एसिड का उत्सर्जन उनके उत्सर्जी पदार्थ के फॉर्म में किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर भी हम इन दोनों पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लें कि हम ऐसे प्रोसेस या ऐसे प्रक्रिया की बात करें जिसके द्वारा यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकाला जाएगा, इस डेजर्ट एनिमल के बॉडी से बाहर एलिमिनेट किया जाएगा। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे यूरिकोटैलिज्म। क्या बोलेंगे इसको, इसे बोलेंगे यूरिकोटैलिज्म। और ऐसे सभी प्रकार के जीव को क्या बोलेंगे, मैंने कहा यहाँ पे अगर हम किसकी बात करें, ऑर्गेनिज्म या फिर जीव की बात करते हैं तो ऐसे सभी प्रकार के जीव को क्या कहेंगे, इसे कहा जाएगा क्या, इसे हम कहते हैं यूरिकोटैलिक। क्या बोलते हैं इसे कहते हैं यूरिकोटैलिक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर यूरिकोटैलिक और ये था यूरियोटैलिक। ये क्या था, मैंने कहा ये था यूरियोटैलिक, और ये क्या है, अमोनोटैलिक। ये तो तीनों प्रकार के जीव हो गए। प्रोसेस की बात करते हैं तो ये था अमेनोटैलिज्म, ये क्या था, यूरियोटैलिज्म, और लास्ट में यूरिक एसिड में हमने देखा किसके बारे में, मैंने यहाँ पे बताया आपको यूरिकोटैलिज्म के बारे में बताया। अब देखिए इन सभी पॉइंट को वन मोर टाइम समराइज कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं कि मैंने आपको इन सभी प्रकार के एक्स-3 सब्सटेंस के बारे में क्या क्या बताया। देखिए मैंने आपको कहा कि सॉल्युबिलिटी की बात हमने की तो अमोनिया सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, और लेस सॉल्युबल कौन है, यूरिया, और इनसॉल्युबल कौन है, यूरिक एसिड। और यहाँ पे जलीय प्रकार के जीव अमोनिया के फॉर्म में अपने उत्सर्जित पदार्थ को रिलीज करना चाहेंगे, जबकि जो भी स्थल पर रहने वाले टेरेस्ट्रियल स्थलीय जीव होते हैं वो अपने उत्सर्जित पदार्थ को यूरिया के फॉर्म में रिलीज करते हैं। और लास्ट में हमने देखा यूरिक एसिड के बारे में, यहाँ पर डिजर्ट एनिमल क्या करते हैं, अपने उत्सर्जित पदार्थ को यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज करते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं, मैंने कहा इनसॉल्युबल होते हैं, इसीलिए इसका निष्कासन, एलिमिनेशन सेमी सॉलिड फॉर्म में या फिर अदर ठोस के फॉर्म में किया जाता है। एक पेस्ट के रूप में ये जो डिजर्ट एनिमल होते हैं अपने बॉडी से यूरिक एसिड को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद हमने पॉइजनियस नेचर की बात की, तो अमोनिया क्या होता है, इन सभी प्रकार के पदार्थों में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक नेचर का या विषाक्त प्रकृति का होता है। लेकिन जब यूरिया की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, मैंने कहा ये बहुत लेस टॉक्सिक नेचर को शो करते हैं। प्रोसेस और
इन तीनों ही प्रकार के जीवों के बारे में देखा और इनके एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। तो इसी लेक्चर में हमने क्या किया, ऑल द टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, वो सभी प्रकार के जो डिजीज के कंडीशन की बात करें जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से संबंधित है, उससे रिलेटेड है, उसके बारे में स्टडी किया। साथ साथ हमने यहाँ पर इसी लेक्चर में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो नेक्स्ट चैप्टर है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जित तंत्र के बारे में देखा। और यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया। पहले हमने एक्सक्रीशन या उत्सर्जन टर्म का मीनिंग समझा कि उसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद जो भी प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, वर्ज्य पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसके केमिकल नेचर को समझने के साथ साथ यहाँ पर हमने सभी प्रकार के वेस्ट मटेरियल के एग्जाम्पल के साथ हमने क्या किया है, इसको डिस्कस किया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्या होगा, मानव उत्सर्जन तंत्र। वहां पे ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक टिपिकल डायग्राम बताऊंगा, किडनी के बारे में, और साथ साथ वो सभी ऑर्गन जो कि उत्सर्जन तंत्र में सम्मिलित होते हैं, इंक्लूड होते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।